विज्ञान चैप्टर 2 वस्तुओं के समूह बनाना 2.1 हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर जैसे कुर्सियाँ हो गया, बैलगाड़ी, साइकिल, खाना पकाने के लिए बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर, अन्य वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, रंग को वर्ण भी कहते हैं तथा गुण विभिन्न होते हैं। चित्र 2.1 में अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद जैसे रबर की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें तो इनमें सेब, संतरे, घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। जैसे कि ये देखिए हमारे चारों ओर की वस्तुएं हैं। मान लीजिए कि हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप, नलियाँ तथा इसी प्रकार की वस्तुएं की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने में बहुत से ढंग हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूहों में उसकी आकृति तथा जिस पदार्थ से वह बने हैं के आधार पर बांटा है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक तथा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातु, प्लास्टिक, लकड़ी, सुई, कागज, पंप तथा मृदा हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरण के विषय में विचार कर सकते हैं? क्रियाकलाप 1। आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है तथा कुछ वस्तुएं कक्षाओं के कमरे से अर्थात विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकता है। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर जैसे डस्टर को झाड़न, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा, बेल्ट, बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिसके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें। इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज, लकड़ी के बने हैं। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को 2 समूहों में बांट सकते हैं। इनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज तथा लकड़ी से बनी हैं तथा दूसरा समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से बनी है। इसी प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं की सारणी 2.1 में सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव है उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्र, शिक्षक तथा अभिभावकों से विचार विमर्श कीजिए। क्रियाकलाप 2 सारणी 2.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इसके अतिरिक्त अपनी जानकारी के लिए अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं।
जैसे वस्तु तथा पदार्थों जिसमें से बनी है के बारे में बताया गया है। जैसे वस्तुएं हो गया प्लेट, थाली, पेन। प्लेट बताया गया है कि ये इस्पात, कांच, प्लास्टिक अन्य कोई पदार्थों से मिलके बनता है। पेन हो गया प्लास्टिक और धातु से मिलके बना होता है। अब वो जो यह जानना चाहता है कि क्या हमने यह पता लगाया है कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक वस्तुएं बनाने में किया जाता है। हाँ, अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी हैं और उन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। इन सब सारणियों में से हमें क्या पता चलता है? पहले हमने वस्तुओं के कई ढंग से समूहों में रखा। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी हैं। कई बार तो कोई वस्तु भी एक ही पदार्थों से बनी होती है। तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बनी होती है और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती है। यह कैसे निश्चित किया जाता है? सामान्य सारणी देखिए 2.2 सामान्य पदार्थों से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। पदार्थ है लकड़ी, कागज, चमड़ा, प्लास्टिक, रुई। जैसे लकड़ी है, कुर्सी, इन किन पदार्थों से बने होते हैं? जैसे कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी और इसके पहिए बन सकते हैं लकड़ी से ये सब बन सकते हैं। कागज से जैसे पुस्तक, नोटबुक, समाचार, खिलौने और कैलेंडर आदि बन सकते हैं। चमड़ा से क्या क्या बन सकता है? चमड़े से जैसे कि चप्पल बन सकता है और बहुत कुछ बन सकता है चमड़े से। प्लास्टिक से कुर्सी, बाल्टी, बहुत कुछ। रुई से कपड़ा, ऊन, कुछ स्वेटर, सब कुछ बन सकता है। कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए? ऐसा लगता है कि सभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो पदार्थों के गुण। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता है? यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रव्यों को रखने के लिए करते हैं। इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएंगे तो क्या हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत हो नहीं होगा? गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अर्थात कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता है। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज़ का उपयोग करना भी बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाता। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना है। उस पदार्थ के गुण उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के प्रयोजन पर निर्भर करता है कि हम क्या चीज़ किस वस्तु से बना रहे हैं। उसका प्रयोजन पर निर्भर करता है कि किस तरह उपयोग होगा। अतः पदार्थों के वह गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है। दिखावट। पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। हाँ, लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा तांबे अथवा एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे और तांबे एल्यूमिनियम में कुछ समानता हो सकती है जो लकड़ी में नहीं पाई जाती है। क्रियाकलाप 3 में दिखाया गया है कि विभिन्न पदार्थों जैसे गत्ता हो गया, लकड़ी, तांबे का तार, एल्यूमिनियम की शीट और चौक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटे, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ और चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक और धुती देखते हैं? जैसे कि संभव हो सके कि
किसी भी ढंग से इन्हें काटिए, किसी भी ढंग से काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं कीजिए। धुतीवान धुतीहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेग मार से रगड़ कर यह देख सकते हैं कि वह धुतीवान अथवा है या नहीं। पदार्थ जिसमें इस प्रकार की धुती होती है वे धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम, सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं, धुतिहीन निष्प्रभ दिखाई देने लगती है। ऐसा उन पर वायु और नमी की अभिक्रिया के कारण होता है। जो निष्प्रभ दिखाई देती है इसका कारण ये होता है कि वायु और नमी की अभिक्रिया के कारण है। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही धुती दिखाई देती है। जब हम किसी लोहार या वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि इनमें धुती है या नहीं। कठोरता। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना कठिन होता है जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए और इससे लकड़ी, एल्यूमीनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक, अन्य कोई पदार्थ वस्तु के पृष्ठों को खचोरने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं जबकि कुछ अन्य पदार्थ को इतनी आसानी से नहीं खरोचा जा सकता है। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया और खरोचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं जबकि अन्य पदार्थ इन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है, कठोर पदार्थ कहलाते। उदाहरण के लिए रुई स्पंज कोमल है जबकि लकड़ी कठोर है। दिखावट में पदार्थ में विभिन्न गुण हो सकते हैं जैसे कि धुती, कठोरता, रक्त, खुरदरा अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं? बिल्ले अथवा अविल्य। क्या है? अविल्य अथवा अविल्य। क्रियाकलाप 4। कुछ ठोस पदार्थ जैसे चीनी ले लीजिए, नमक, चौक, पाउडर, बालू, रेत, लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। इन सब को एकत्र कीजिए और एक कांच के 5 गिलास लीजिए और प्रत्येक गिलास में लगभग 2/3 भाग में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक, इसी प्रकार सभी चीनी, नमक, चौक, पाउडर और बालू एक गिलास में डालिए, एक चम्मच। इसी प्रकार शेष गिलास में अन्य पदार्थ ही मिलाए। प्रत्येक गिलास की अंत वस्तु को चम्मच से विलोरित कीजिए, धीरे धीरे हिलाइए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, परीक्षण कीजिए, पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। अपने परीक्षणों को सारणी 2.3 में दर्शाए और अनुमान नोट कीजिए। क्या लुप्त होता है? बिल्ले या विलायक, और क्या नहीं? अब बिल्ले क्या होता है, अविल्य क्या होता है? विल्य जो विल हो जाता है। विभिन्न ठोस पदार्थों को जल में मिश्रित करना जैसे नमक, चीनी, बालू, चौक और आदि का जल में पुण्य लुप्त हो जाना, नमक लुप्त हो जाता है। अब देखते हैं क्या चीज़ विल्य था, क्या अविल्य था। आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पुण्य लुप्त हो जाते हैं अथवा घुल जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विलीन। हम यह कहते हैं कि ये पदार्थ जल में विल्य हैं। विल्य जैसे कि नमक विल्य है तो जल अविल्य है, ये विलायक है। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफ़ी समय तक गिलास में विलोरित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होती। ये पदार्थ जल में अविल्य हैं क्योंकि जल अविल्य नहीं, ये विलायक है, लेकिन अविल्य होता है जो जल में घुलता नहीं है। कुछ पदार्थ रह जाते हैं तो ये अविल्य होता है और जो घुल जाते हैं ये विल्य है। क्योंकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है इसलिए हमारे शरीर के कार्यों में इसकी
एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव्य भी जल में विलीन हो जाते हैं? क्रियाकलाप सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल का तेल, मिट्टी का तेल, अन्य किसी द्रव्य के नमूने एकत्र कीजिए। कांच के एक गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव्य मिलाइए और भली भांति बिलोरित कीजिए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। परीक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव्य जल के साथ मिश्रित हो जाती है। तो नहीं, ये देखिए कि नींबू का रस हो गया, सरसों का तेल, नारियल का तेल या मिट्टी का तेल, ये सब तेल विलीन नहीं होता है। कुछ द्रव्य जल में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं और जबकि कुछ नहीं हो पाते हैं। जैसे कि नींबू का रस तो हो गया लेकिन तेल नहीं हो पाते हैं। जितने अधिक अन्य द्रव्य आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराइए और अपने प्रेक्षणों को सारणी 2.4 में लिखिए। हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव्य जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, तो कुछ द्रव्य जल में मिश्रित नहीं होते हैं और कुछ जल तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृष्ठक परत बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? अपनी पृष्ठक परत बना लेते हैं। कुछ सामान्य द्रव्य की जल में विलयता। अब जल में विलयता है, भली भांति मिश्रित होता है, मिश्रण नहीं होता है। जैसे सिरका हो गया, भली भांति मिश्रित होता है। नींबू, सरसों का तेल, नारियल का तेल, ये सब विलित नहीं होता है। केरोसिन भी नहीं होता है। बुझू यह सुझाव देता है कि हमें यह भी जांच करनी चाहिए कि हमने क्रियाकलाप 5 में जिन द्रव्यों का उपयोग किया था, क्या आप जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव्य में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं। पहले यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या गैसों भी जल में विलीन हो सकते? गैस कुछ गैस जल में विलीन है जबकि अन्य नहीं। सामान्यतः जल में कुछ गैस थोड़ी मात्रा में विलीन होते हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन जैसे कि ऑक्सीजन जल में ही रहता है और जल में रहने वाले जंतु पदार्थों की उत्तरजीविता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वस्तुएं जल में तैर या डूब सकती हैं। हाँ, क्रियाकलाप जैसे कि जो भारी हो, जिसका घनत्व अधिक हो, कम हो, ये तैर जाते हैं। इनके जैसे फॉर्म कहते हैं के समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलेय ठोस जल में पृष्ठक हो जाते हैं। जल में जो अविलेय ठोस होते हैं ये जल से पृष्ठक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रव्यों के साथ ऐसा ही देखा होगा। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए वे जल से पृष्ठ पर आकर तैरते हैं। जल के पृष्ठ पर आकर, जैसे कि जल में डूबती तथा तैरती वस्तुएं लगी थी, अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गई थी। क्या यही सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते अथवा डूब जाते हैं। चित्र 2.6 किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां, वह कंकर जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है? बुझो यह चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाली तथा जल में डूबने वाले पदार्थों की 5-5 उदाहरण दें। अन्य द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं, डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार परीक्षण करेंगे? पारदर्शिता। आपने लुका छुपी का खेल खेला होगा जरूर। उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई ना दे। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। उन पदार्थों और सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शिता कहते हैं। जिनसे किसी भी वस्तुओं को देखा जा सकता है जिसे पारदर्शिता कहते हैं। आर पार दिखने वाले शीशे।
चित्र 2.7 में कांच, जल वस्तु, कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। प्राय दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ और अन्य खाद्य पदार्थों को कांच तथा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करता है। जैसे कि इसमें दिखाया गया है, ये देखिए, ये पारदर्शी शीशा भी होता है, एक अपारदर्शी शीशा भी होता है। मुखावरण अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी 3 प्रकार के होते हैं। एक अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी करते हैं ताकि खरीदार इन्हें चीज़ों को आसानी से देख सके। जो खरीदने आए खरीदार उसे आसानी से देख सके और अपनी पसंद का कोई भी चीज़ लेके जा सके। दुकान में रखी पारदर्शी बोतलें। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी है जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे या धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी, गत्ता, अच्छा धातु अपारदर्शी पदार्थ के उदाहरण हैं। क्या अब हम यह समझ सकते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों और वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी के समूह में समूहित कर सकते हैं। क्रियाकलाप 6 में देखिए, कागज की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में अपने प्रेक्षण नोट कीजिए। अब कागज की शीट के बीच में 2 से 3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज के उस भाग से जहां तेल फैला है, प्रदीप बल्ब को दोबारा ध्यान से देखें। अब आप क्या देखते हैं? क्या आप यह पाते हैं कि बल्ब हमें पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई देती है? परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं? कदाचित नहीं। ऐसा पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख सकते हैं, परंतु बहुत से पदार्थ ऐसे होते हैं जिसे स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है। उन्हें पारभासी कहते हैं। मतलब दिखता तो है लेकिन धुंधला सा दिखाई देता है, उसे पारभासी कहते हैं। कागज पर लगे उस तेलीय धब्बे को याद कीजिए जिनका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण करने में किया था। वह भी पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ उदाहरणों पर सोच विचार कर सकते हैं? अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी के रूप में समूहों में बांट सकते हैं। पहले किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरी ओर प्रेक्षण कीजिए। वह यह जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है या पारदर्शी या आभासी है। क्या टॉर्च का प्रकाश आपकी हथेली से गुजरता है? अब ये देखिए, प्रमुख शब्द कठोर, अविल्य, घुरित, ये सब है। हमने यह सीख लिया कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है, अथवा इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों का समूह उनके गुणों में समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। हमें पदार्थों को समूहों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्राय पदार्थों का समूहन अपनी सुविधाओं के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हो। इसी प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पंसारी प्राय सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थानों पर, जबकि अनाज और दालों का भंडारण किसी अन्य स्थानों पर करता है। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूहन में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन एवं इन गुणों में
किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। जैसे कि दिखाया गया है यहाँ पे प्रमुख शब्द जैसे कठोर, अविल्य और अघूम्य, घूति में जैसे चमकीला पदार्थ, धातु, अपारदर्शी, रुक्ष या खुदरा, बिल्ले, पारभासी, पारदर्शी। अब सारांश में हमें बताया जाता है कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार की वस्तुओं से बनी होती है। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तुओं को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है, अर्थात उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते हैं। कुछ खुरदरे होते हैं तो कुछ अन्य चिकने मठूद। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तो कुछ अन्य कोमल लगते हैं। कुछ पदार्थ जल में बिल्ले होते हैं जबकि कुछ अन्य अबिल्ले होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं तथा कुछ अन्य जैसे लकड़ी, धातु अपारदर्शी होते हैं। कुछ पदार्थ पारभासी होते हैं। पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटा जाता है। वस्तुओं को सुविधा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है। जैसे कि अभ्यास में बताया गया है, लकड़ी की बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। लकड़ी से हम क्या क्या बना सकते हैं, जैसे कि लकड़ी की कुर्सी हो सकता है, बेड हो सकता है, दरवाजा हो सकता है, और भी हम बहुत कुछ लकड़ी से बनाए जा सकते हैं। लकड़ी के खिलौने भी बनते हैं। तो लकड़ी के बनने जाने वाले बहुत सी चीज़ हैं। तो निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। जैसे कांच की प्याली, हाँ। प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच, सूती कमीज। तो इनमें से हमें चमकदार पदार्थों का चयन करना है। निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। यदि रखिए कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से भी मिलकर बनी हो सकती है तथा किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में भी किया जाता है। जैसे वस्तु पुस्तक हो गया, गिलास, कुर्सी, खिलौना और जूते। पदार्थ हो गया जैसे कि पुस्तक है, पदार्थ कांच, गिलास, लकड़ी, कागज। अब हमें बताना है पुस्तक क्या चीज़ से बनता है, तो इसका आंसर है कागज। जैसे गिलास बनता है कांच से, नहीं, लकड़ी, कागज, चमड़ा, प्लास्टिक। खिलौना किससे बनता है, जूते बनता है चमड़े से। तो कुर्सी बनती है लकड़ी से। तो खिलौना बनेगा इस कांच से, या गिलास एक कांच से, खिलौना है प्लास्टिक का। नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य, इसका उल्लेख करें। पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी, असत्य है। कांच पारदर्शी होता है, पत्थर अपारदर्शी होते हैं। नोटबुक में धुती होती है जबकि रबर इरेजर में नहीं। रंग चौक जल में विलीन हो सकता है, नहीं, पूरी तरह से विलीन नहीं होता। लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है, जी हाँ। चीनी जल में विलीन नहीं होती, विलीन हो जाती है। तेल जल के साथ मिश्रणीय है, रॉन्ग। तेल कभी भी जल के साथ मिश्रित नहीं होती है। बालू रेत जल में निसादित हो जाती है। सिरका जल में विलीन है। नीचे दिए गए कुछ वस्तुओं पदार्थों के नाम दिए गए हैं। जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब, मिट्टी का घड़ा। इनको इस प्रकार समूहित कीजिए। गोल आकृति, अन्य आकृति, खाद और आघात में। जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए, जांच कीजिए और देखिए कि क्या वह तेल और मिट्टी के तेल पर तैरती है। निम्नलिखित समूह में मेल ना खाने वाले ज्ञात कीजिए। जैसे कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी।
जैसे बच्चा तो नहीं मेल खाता है। गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल, तो नाव कहाँ से आ गया। एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत। रेत रॉन्ग है। चीनी, नमक, रेत, कॉपर, सल्फेट। चीनी है, नमक है और रेत, कॉपर, सल्फेट, तो रेत रॉन्ग है। प्रस्तावित परियोजना एवं क्रियाकलाप। आपने अपने मित्रों के साथ स्वर्ण शक्ति खेल खेला होगा। किसी मेज पर कई वस्तुएं रखी हैं। आपको उन्हें कुछ मिनट परीक्षण करने के पश्चात किसी दूसरे कमरे में जाकर उन सभी वस्तुओं जो आपको याद है के नाम लिखने के लिए कहा जाता है। इस खेल को कुछ अंतर के साथ खेलिए। इस स्वर्ण शक्ति खेल के सभी प्रतिभागियों से यह कहिए कि वे इन खेल को खेलते समय किसी विशिष्ट गुण के साथ वस्तु का नाम याद रखें। याद कीजिए और लकड़ी से बनी वस्तुओं के नाम, खाने वाले पदार्थों के नाम आदि लिखकर आमोद प्रमोद कीजिए। पदार्थों के बृहद संग्रह से विभिन्न गुणों जैसे पारदर्शिता, जल में विलयता अर्थात अन्य गुणों के आधार पर वस्तुओं के समूह बनाइए। आगे के अध्यायों में आप विद्युत चुंबकत्व के संबंधित गुणों के विषय में भी सीखिएगा। संग्रहित पदार्थों के विभिन्न समूह बनाने के पश्चात इन समूहों में कोई पैटर्न ढूंढने का प्रयास कीजिए। उदाहरण के लिए, क्या वे सभी पदार्थ जिनमें धुती होती है विद्युत चालन कर